जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि आप जो लोग जान रहे हैं दोस्त कि हम लोग साइंस सीरीज कर रहे हैं और साइंस सीरीज में हम लोग का आज तीसरा क्लास है। एक क्लास ग्रुप डी के लिए, दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस आता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यूथ कंपटीशन का हम लोग साइंस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। में से लाल सामान्य संयोजी उत्तक है तो क्या है? रुधिर। रुधिर एक लाल सामान्य संयोजी उत्तक है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था या बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। याद रखेंगे, वयस्क में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और बच्चों में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय कहने का अर्थ है कि 7 पर कोई भी पदार्थ उदासीन होता है, 7 से पहले अम्लीय होता है और 7 के बाद क्षारीय होता है। तो 7.4 है तो हल्का क्षारीय होगा ये। रुधिर का रंग लाल होता है। चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, जल से थोड़ा सा भारी होता है रक्त और अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। डॉट डॉट उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो कौन ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका। वाहिका जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है। वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन एवं प्रोटीन का स्राव एवं संश्लेषण करती है। तो कैसी ग्रंथि का निर्माण करती है वाहिका? तो हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण और स्राव करने वाली ग्रंथि का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पादप उत्तक। उस समय से हम लोग जंतु उत्तक पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए और आज से स्टार्ट करते हैं पादप उत्तक। तो देखिए इसमें दिया गया है निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तक को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचना अलग अलग क्यों है? देखिए ए और बी दोनों उत्तक का संरचना है, अब दोनों दृढ़ उत्तक है, फिर भी इनकी संरचना अलग है और इसकी संरचना अलग है। यही पूछ रहा है कि इसकी संरचना क्यों अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का अनुप्रस्थ काट के कारण अलग संरचना है, बी अनुदैर्ध्य काट के कारण है। देखिए प्रश्न में दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा को दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचना अलग है क्योंकि चित्र ए दृढ़ोत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं चित्र बी दृढ़ोत्तक अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ उत्तक के परिपक्व कोशिका निर्जीव होती है। इसकी कोशिकाओं की भित्तियाँ लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। देखिए पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिग्निन की बनी होती है और इसका काम क्या है? लिग्निन का काम है पौधों को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करना काम है। ये दो प्रकार की होती हैं, दृढ़ोत्तक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोत्तक रेशे का आकार बहुभुजीय, आयताकार, गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं में आकार अनियमित और छोटी होती हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह किया जाता है? बी रेजिन और गोंद को संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है।
पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? डी, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण एक उप उत्पाद है। कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये चित्र है, ये एक टहनी है जिसको पूछा गया है कि किस कलर की टहनी दिखाई देगा अगर टहनी को काट दिया जाता है तो। ये टहनी चित्र ए की तरह दिखाई देगा, चित्र ए की तरह दिखाई देगा टहनी, और चित्र ए में कैसा चित्र दिया गया है? पूरा फुल्ली कलर, यानी टहनी के नीचे वाला भाग फुल्ली कलर दिखाई देगा। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह चित्र ए की तरह दिखेगी। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो डी, जड़ों, फलों और बीजों तक। यानी पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन तो तैयार पत्तियों में होता है, और पत्तियों से जो है भोजन फ्लोएम के द्वारा पौधों के जड़ से लेकर फल और बीजों तक, यानी शीर्ष तक, पौधे के शीर्ष तक जो है पहुंचाया जाता है। बीजों तक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष में बीजों तक पाया जाता है। बीजों तक क्या है? एक वृद्धि उत्तक है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और बीजों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल उत्तक होते हैं। फ्लोएम कैसा है? तो एक जटिल उत्तक है जिसका काम है परिवहन करना। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो देख लीजिए, चारों चित्र इसमें दिया गया है, और कौन सी आकृति कह रहा है कि भोजन निरूपण का सही चित्रण करती है? तो देखिए, इसमें भोजन ये रेड से जो दिखाया गया है ये भोजन निरूपण को बताया गया है, और कौन सी आकृति सही चित्रण करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि सी आकृति जो है सही चित्रण करती है। ए वाला आकृति जो है ये सही चित्रण करती है। देखिए, यहाँ से पौधों के हर भाग में जो है पहुंचा है, जड़ में भी भोजन पहुंचा है, पत्ती में भी पहुंचा है, टहनी में भी पहुंचा है, लेकिन इसमें देखिए सिर्फ पत्ती में दिख रहा है, बाकी जड़ में इसका भोजन नहीं दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें जो है सिर्फ जड़ में दिख रहा है, लेकिन पत्ती वाले भाग में नहीं दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो फिर जड़ में नहीं दिख रहा है, पत्ती में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सी नंबर भाग में तो हर जगह भोजन पहुँचता हुआ दिख रहा है। फ्लोएम एक संवहन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। उपर्युक्त चित्र में सी फ्लोएम के भोजन की गति का सही निरूपण करती हैं। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती हैं? ए, कोलेनकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं संवहनी उत्तक को समर्थन प्रदान करती हैं तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इसमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। कोलेनकाइमा में कैसी कोशिका भित्ति होती है? तो सेल्यूलोज की, और कोलेनकाइमा एक जीवित कोशिका है, इसको ध्यान रखेंगे। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यही असत्य है। बाकी देखिए, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपयोग एटीपी के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। देखिए इसमें कह रहा है फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, भी सही है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन है, फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह गलत है। निम्न में से कौन सा जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो डी, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है? लिग्निन। लिग्निन की कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, यही जो है जलरोधी बताता है। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल का परिवहन, यांत्रिक समर्थन, विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? डी, पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो पत्तियों में भी संग्रहित करते हैं, रसधानियों में और पुराने जाइलम में। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि रसधानियाँ सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति और रसधानियाँ सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों जैसे पत्तियाँ, रसधानियाँ, पुराने जाइलम में संग्रहित करके तना, छाल, रसधानियाँ, पत्ते आदि इन अपशिष्ट उत्पादों को बाहरी परत की ओर स्थानांतरित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। फ्लोएम पौधे एक संवहनी ऊतक होता है जो डॉट डॉट का परिवहन करता है, पोषकों का। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल का और उनमें खुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है जिसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल उत्पादों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? सी, संवहनी ऊतक। उपस्थित जटिल उत्पादों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतकों को प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक की कोशिकाएं समांतर लंबी और पतली होती हैं। संवहनी ऊतक की कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं। समानतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, सही है। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। देखिए पौधों में गतिशीलता नहीं होती है, जंतु में गतिशील होता है लेकिन पौधा अगतिशील है, ठीक है। तो ये दोनों सही होगा। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। श्वसन के द्वारा पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानता प्राणियों की तुलना में पादपों को
कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पूछ रहा है। पादपों में, प्राणियों के, जंतुओं में, देखिए जंतु में होता है ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जंतु में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन पादप में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो किस कारण से होती है, यहाँ यही पूछ रहा है। तो इसमें बड़े अनुपात में मृत कोशिका उपस्थित होता है। देखिए पादपों में बहुत ज़्यादा संख्या में मृत कोशिका होता है, जिसके कारण मृत कोशिका है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, और ये गतिशील नहीं होते हैं। पादप जो होता है गतिशील नहीं होता है, लेकिन जो है जंतु गतिशील होता है, तो जब गति करेगा तो ज़्यादा उसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी। यही दो कारण होगा। पादप उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की अनुपस्थिति और गतिशीलता की अनुपस्थिति समानतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? ए. राल। पौधों में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। राल या रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन, गोंद, टेनिन जैसे उत्सर्जी पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और वीडियो कैसा आपको लग रहा है ये कमेंट भी ज़रूर करेंगे। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो पुराने जाइलम में उपस्थित होता है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होता है। जाइलम संवहनी उत्तकों में उत्तक का एक प्रकार है जो जल और पोषण तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का काम क्या है? मुख्यतः जल को पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो फ्लोएम सभी कोशिकाओं को छिद्रित दीवारें होती है। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। फ्लोएम में परिवहन एक दिशीय होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए यही सही है। अभी कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से जो है भोजन को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाना। फ्लोएम एक जीवित उत्तक है। फ्लोएम पौधों में कार्बनिक पोषण तत्वों के परिवहन एवं वितरण के प्रभारी संवहनी उत्तक है। यह पौधों में एक संरचनात्मक कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य सभी लोगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम पौधों की जड़ से कार्बनिक अघुलनशील यौगिक को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। देखें जाइलम का काम क्या है? कार्बनिक पदार्थों को पौधे के अनेक भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या है? इसका काम है भोजन को यानी पोषण को पौधे के अनेक भागों में पहुंचाना। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। देख रहे हैं साथियों, लगातार एक ही क्वेश्चन को घुमा कर बार बार पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बार बार पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिएगा एक सब क्वेश्चन, ठीक है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यह पौधों में पाया जाने वाला जटिल उत्तक है। जाइलम पादपों में जल और खनिज परिवहन करने वाला जटिल अस्थायी उत्तक है। यह पादपों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। चालनी पट्टिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम की नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। जाइलम का काम क्या है? तो पौधे जल को
जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना है जाइलम का कार्य। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इसका वास्तविक और उल्टा बताया जा रहा है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमको लग रहा है कि जो आंसर दिया गया है कुछ मैच नहीं कर रहा है। पीछे एक बार देखें तो पादपों में उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होना चाहिए, हमको लग रहा है कि जाइलम का होना चाहिए, जाइलम होना चाहिए। वास्तविक का उल्टा है, हमको लग रहा है मिसप्रिंट है यहाँ पर। जाइलम एक अस्थायी जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल में पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम के वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधों के तनों में परिवहन की सही दिशा को निरूपित करता है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए निरूपित करता है। जाइलम वाहिकाएं पादपों की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर जल और खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है शीर्ष आहार तक भोजन का स्थानांतरण करता है। अर्थात चित्र नंबर बी जो है आरेख पादप के तने में परिवहन की सही दिशा को निरूपित करता है। देखिए, जाइलम जो होता है जड़ से, यहाँ जड़ है, एक पौधा हो गया, देखिए ये पौधा हो गया, इसके एक पौधा हो गया, इसको एक पौधा बन लिया हम लोग। तो जाइलम का काम क्या है? जड़ से जो है जल उठाएगा, पौधे के पूरे भाग में पहुंचाएगा, ऊपर की तरफ जाइलम बढ़ेगा। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम जो है यहाँ पत्ता है, यहाँ पत्ता है, पत्ता से जो है पोषण उठाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता है। पत्ता से पोषण उठाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यही जो पूछ रहा है कि इसका क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है इसमें। देखिए, जाइलम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फ्लोएम ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ फ्लोएम का काम है सभी जगह पहुंचाना। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो जल के परिवहन में जाइलम का कौन सा घटक काम नहीं करता है? तो जाइलम तंतु। जाइलम तंतु जो है जल के घटक में काम नहीं करता है, जल परिवहन के घटक में काम नहीं करता है। जाइलम जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम कैसा उत्तक है? तो जटिल उत्तक। यह मूल से पानी, खनिज, लवण को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। जाइलम का काम क्या है? तो जड़ से खनिज, लवण और पानी को तना और पत्तियों तक पहुंचाना। ये चार उत्तकों वाहिनिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम किस से बना होता है? तो चार उत्तक से बना होता है। पहला उत्तक क्या है? वाहिनिकाएं, फिर वाहिकाएं। ठीक है, वाहिकाएं याद रखेंगे, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम तंतु ही जो है जल के संवहन में भाग नहीं लेता है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। डॉट रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो डी मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है?
तो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो है नारियल के में मौजूद रेशा को कठोर और मजबूत बनाता है। तो नारियल में कौन सा रेशा पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक नारियल के छिलके में मौजूद होता है। नारियल के छिलका में स्क्लेरेन्काइमा मौजूद होता है, उसे कठोर और दृढ़ मजबूत बनाता है। देखिए नारियल के छिलका जब होता है, एक नारियल के छिलका तो काफ़ी जो है मजबूत होता है। अब उसको कितनों मेहनत से छिलिएगा लेकिन बड़ी दिक्कत होता है छिलने में। तो किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा के कारण वह कठोर होता है और मजबूत होता है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और शेयर भी करेंगे। जाइलम के कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो सी वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और वाहिका। जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और दारुमृतक या स्क्लेरेन्काइमा इसको कहा जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है। जाइलम में पेरेन्काइमा जाइलम ही एकमात्र जीवित तत्व, बाकी सभी मृत हैं। पौधों में बीजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्रिया को हम लोग विभेदन कहते हैं। देखिए बीजोत्तक उत्तक होता है, बीजोत्तक उत्तक जो होता है इसका मेन काम है इसका वृद्धि करना मेन इसका काम है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो पौधे वृद्धि करना बंद कर देती हैं। तो बीजोत्तक जो है वृद्धि करना अपना क्षमता खो देती है और अपना जो है आकार लेना शुरू कर देती है, उसी को विभेदन कहा जाता है, जब ये अपना वृद्धि करने की क्षमता खो देती है। पौधों में विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं और एक अस्थायी आकृति या आकार ग्रहण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए श्वास नाली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? तो पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ संग्रहित करता है? तो पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। जाइलम एक संवहनी उत्तक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुँचाता है। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? तो डी फ्लोएम में मिलती है। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिलती है। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के कार्बन परिवहन और वितरण के प्रभारी संवहनी उत्तक है। फ्लोएम लिंग अणुओं का मार्ग भी है और पौधों के शरीर में संरचनात्मक कार्य करता है। मृदु उत्तक पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक या वायु उत्तक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर हो जाएगा हरित उत्तक। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों और क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु उत्तक में वायु का अवकाश होता है, ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। पेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधों में जमीन के उत्तकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, जहां अन्य उत्तक जैसे संवहनी उत्तक एम्बेडेड होते हैं। वे गैर संवहनी उत्तक जो सरल जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बना
होता है। कुलेनकाइमा विशिष्ट पैरेनकाइमा है। इसमें कुलेनकाइमा वर्णक होते हैं। एरेनकाइमा विशेष पैरेनकाइमा होते हैं जिसमें बड़े वायु स्थान होते हैं। इस प्रकार पौधों को तैरने में मदद मिलती है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधों के किस भाग में संग्रहित होता है? तो पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। पौधे का अपशिष्ट पदार्थ किस में संग्रहित होता है? तो पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद जैसे गोंद और राल पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम, इसको हिंदी में दारू कहा जाता है, पादपों में पाया जाने वाला संवहनीय उत्तक है। जाइलम कैसा उत्तक है? संवहनीय उत्तक है। जाइलम पादपों में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? देखिए, तो इसमें परिवहन में सहायक बताया गया है कि बी को बताया गया है। इसको ये इमेज क्लियर रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि बी को सहायक होता है। दिए गए फ्लोएम उत्तक की काट में चित्र बी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जो परिवहन में सहायक होता है। पादपों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? सहचर कोशिका। सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है। दिए गए विकल्पों में सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है। शेष जाइलम के घटक हैं। जाइलम पादप संवहनी उत्तक है जो जड़ों में पानी और घुले हुए खनिज के पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचता है। पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेनकाइमा। इसका उत्तर होगा पैरेनकाइमा। पौधों में भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की पैरेनकाइमा कोशिका उत्तरदायी होती है जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। अंततः भूमि का प्रसारण दबाव पौधों के मूल रोमों पर पहुंचता है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल और गोंद में संचित होता है। तो अपशिष्ट पौधों का अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित होता है? तो पुराने जाइलम में होता है। ये तो सही है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होता है। देखिए, पौधा का अपशिष्ट उत्पाद कुछ कोशिका के रिक्तिका में भी संचित होता है। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में भी संचित होकर झड़ता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, ये गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित नहीं होते हैं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों में प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन पादपों को उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है, यानी कि जंतु उत्तक का बात हो रहा है कि कौन सा जंतु उत्तक
नहीं है। तो देखिए त्वचीय ऊतक त्वचा मनुष्य में होता है, तो यह जंतु ऊतक है। संयोजी ऊतक रक्त संयोजी ऊतक है। पेशीय ऊतक हड्डी पेशीय ऊतक के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक ऊतक यह एक पौधों में पाया जाना ऊतक है, यानी पादप ऊतक है। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक यानी त्वचीय ऊतक, संयोजी ऊतक एवं पेशीय ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। यह पादप ऊतक का एक प्रकार है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बीजोत्तक ऊतक और अस्थायी ऊतक। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों में पौधों के शेष भागों में जल परिवहन करता है? तो जल परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम का काम क्या है? जल का परिवहन। और फ्लोएम का काम क्या है? पोषण का परिवहन। पोषण का परिवहन फ्लोएम का काम है। जाइलम पादपों में पाए जाने वाला ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल के पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम। मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक डॉट ऊतकों के प्रकार हैं। तो सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार है कौन? मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। जो अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पादप ऊतकों में सब के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम भोजन और पत्तियों के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम है भोजन को पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाना। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित कर सकती है, गलत बात। जाइलम का काम है सिर्फ एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर जो है जल का परिवहन करना। ये दोनों दिशा में कौन करता है? तो फ्लोएम दोनों दिशा में परिवहन करता है। फ्लोएम जो है दोनों दिशा में परिवहन करता है, लेकिन जाइलम सिर्फ एक ही दिशा में परिवहन करता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक हैं। जाइलम जल एवं खनिजों के संवहन और फ्लोएम पौधों के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। डॉट ऊतक पुल बनाते हैं। तो सी जाइलम और फ्लोएम पुल बनाता है। कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार आकृति कार्य उद्गम की दृष्टि से समान होती है ऊतक कहलाता है। जाइलम फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल की तरह कार्य करती हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहनी बंडल का गठन करता है। फ्लोएम डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम जो है चालनी नलिका से मिलकर बना है। सहकोशिका से भी मिलकर फ्लोएम तंतु भी फ्लोएम का भाग है, लेकिन फ्लोएम वाहिका फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है, ठीक है। दूसरा संवहन ऊतक पौधों में पाया जाने वाला कौन है? तो जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम और जाइलम दोनों जटिल अस्थायी ऊतक हैं। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कौन? चालनी नलिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदु ऊतक और फ्लोएम तंतु से बना होता है। फ्लोएम
कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसके एग्जाम्पल कौन है? तो नारियल। नारियल का छिलका। नारियल का छिलका स्क्लेरेंकाइमा का उदाहरण है। दृढ़ ऊतक किसको कहा जाता है? यह साधारण स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्थूल कोण की कोशिकाएं केंद्रयुक्त, लंबी, अंडाकार और बहुभुज, जीवित एवं रसधानी युक्त होती है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मृदु ऊतक यानी पेरेन्काइमा सरल अस्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं सघन, जीवित और प्रोटोप्लाज्म एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो मृदु ऊतक के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदु ऊतक की वायुतक पेरेन्काइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और एक कमेंट भी ज़रूर करेंगे। बाह्य त्वचा एक प्रमुख कार्य पौधों की सुकून एवं संक्रमण का रक्षा करता है। पत्तियों के बाह्य त्वचा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव शरीर में वृद्धि होती है। लगातार विभेदन के कारण ही शरीर में वृद्धि होती है और विभेदन एक वक्त आता है जब रुक जाता है और अस्थायित्व ग्रहण करता है। डॉट की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोना पर जो है अनियमित मोटी होती है। पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इसके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होता है, इसलिए इनके कोने मोट होते हैं। इनके अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। पौधों में लचीलापन डॉट ऊतक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। साथियों, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरह का क्लास पसंद है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा और क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास आप लोग देखे होंगे, लेकिन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।